रोज का जिक्र है। एक शहजादी गुल सनोबर महल के बाग में झूला झूल रही थी। उसकी देखभाल करने वाली कनीज़ें भी उसके साथ थी। मलिका और बादशाह भी वहीं थे और एक तख्त पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शहजादी को बाग में झूला झूलना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी कनीज़ों के साथ रोज शाम को यहाँ आती थी। आज उसके साथ मलिका और बादशाह भी आ गए थे। शहजादी हस्बे मामूल झूला झूल रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक निहायत खूबसूरत परिंदे पर पड़ गई। उसका रंग सुनहरी था और सर पर एक छोटा सा ताज भी था। वो दरख्त पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर शहजादी गुल सनोबर दंग रह गई और झूले से उतरकर उस दरख्त के नज़दीक आ गई जिस पर वो खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ था। उसने परिंदे से कहा, तुम कितने खूबसूरत परिंदे हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खट्टी मीठी रस भरी खिलाऊंगी। उसकी बात सुनकर परिंदे ने कहा, मेरा दिल तो चाह रहा है कि तुम जैसी अच्छी और खुश इखलाक लड़की के साथ कुछ देर बैठकर बातें करूं और खट्टी मीठी रस भरियां खाऊं, मगर मैं तो नगर नगर की सैर करने निकला हूं, इसलिए चलता हूं। ये कहकर उसने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ गया। शहजादी सनोबर को बहुत हैरत हुई कि वो खूबसूरत परिंदा इंसानों की तरह बातें करता था। वो भागकर बादशाह के पास आई और बोली, अब्बा हुजूर, मुझे वो बोलने वाला परिंदा चाहिए, अभी इसी वक्त। पहले तो बादशाह के समझ में कुछ नहीं आया कि शहजादी सनोबर क्या कह रही है, मगर जब कनीज़ों ने बताया कि दरख्त पर एक सुनहरी परिंदा आकर बैठा था और इंसानी ज़बान में कुछ कह रहा था, तो बादशाह ने कहा, बेटी, मैंने कहानियों में तो सुना है कि परिस्तान में कुछ ऐसे परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं। वो परिंदा परिस्तान से आया होगा, हो सकता है वो कल भी आए। अगले रोज शहजादी सनोबर इंतजार ही करती रही, मगर वो परिंदा दोबारा नहीं आया। उसकी फिक्र में शहजादी ने पूरे दिन कुछ न खाया और कुछ न पिया। जब रात हुई तो वो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गई और मलिका के गले लगकर रोने लगी। मलिका ने उसे मुख्तलिफ तरीकों से बुलाने की कोशिश की, मगर उस अजीब व गरीब परिंदे के ख्याल को शहजादी सनोबर दिल से ना निकाल सकी। अपनी चहेती बेटी की उदासी देखकर बादशाह भी परेशान हो गया था। उसने बहुत सारे खिलौने मंगवाकर शहजादी गुल सनोबर को दिए, मगर उसने खिलौनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब 2-3 रोज इसी तरह गुजर गए तो मलिका बादशाह की तशवीश में इजाफा हो गया। शहजादी गुल सनोबर इन चंद दिनों में निहायत ही कमज़ोर हो गई थी। उन्हें यह डर था कि वो कहीं बीमार ना पड़ जाए। बादशाह के जहन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि वो शहजादी के साथ परिस्तान जाकर उस परिंदे को तलाश करके अपने साथ लाए ताकि उसे पाकर वो खुश हो जाए। ये बात उसने मलिका को बताई तो वो बोली, अगर आप सफ़र पर रवाना हुए तो हुकूमत कौन चलाएगा? इस परिंदे को तलाश करते करते न जाने कितने दिन लग जाएं। इस दौरान रियाया की खबरगिरी कौन करेगा? आप ऐसा करें कि ये ऐलान करवा दें, जो भी परिस्तान से इस अजीब व गरीब परिंदे को लेकर आएगा उसे बहुत सी अशरफियाँ इनाम में दी जाएंगी। बादशाह को मलिका की यह तजवीज़ बहुत पसंद आई और उसने ये ऐलान करवाया। इनाम का सुनकर बहुत से लोग किस्मत आजमाने के लिए निकल खड़े हुए। परिस्तान बहुत दूर था और उसका रास्ता भी खतरनाक था। रास्ते में बहुत से पहाड़ थे, दरिया थे और जंगल थे। जंगलों में खूनख्वार दरिंदे भी रहते थे। बहुत से लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर न चढ़ सकते, बाज़ दरिया को अबूर न कर सकते। कुछ लोग जंगल में दरिंदों को देखकर हिम्मत हार बैठे। गर्द ये है कि कोई भी परिस्तान से इस परिंदे को ना लेकर आ सका। एक दिन 2 नौजवान बादशाह से मिलने महल आए।
اور بادشاہ سے پرستان جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے اس پرندے کو ڈھونڈ کر لا سکیں۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ اس پرندے کو لے کر جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں، کیونکہ شہزادی گل صنوبر کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ دونوں نوجوان اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس پر خطر سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام شہریار تھا اور وہ ایک لکڑہار کا بیٹا تھا۔ دوسرے کا نام سلیم تھا، اس کا باپ ریشمی کپڑوں کا تاجر تھا۔ سلیم چونکہ ایک دولت مند تاجر کا بیٹا تھا، اس لیے اس میں بہت غرور تھا۔ اس نے شہریار سے کہا، تم جا کر اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور انہیں گدھے پر لا کر شہر میں بیچو۔ تم ان چکروں میں کہاں پڑ گئے ہو؟ شہریار نے اس کی بات کا برا نہیں منایا، مسکرا کر بولا، لکڑیاں تو میرا ابا کاٹ لیں گے، تم اس کی فکر چھوڑو۔ ہمارے بادشاہ سلامت اور ان کی ملکہ بہت اچھی ہیں، وہ دونوں اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ہمارے ملک میں شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیتے ہیں۔ اپنے بادشاہ سلامت کی وجہ سے ہم لوگ بہت خوشحال ہیں۔ اب ان پر وقت پڑا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ مجھے انعام کا لالچ نہیں، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ پرندہ جلد سے جلد بادشاہ سلامت کے حوالے کر دوں تاکہ ان کی بیٹی خوش ہو جائے اور ہمارے بادشاہ اور ملکہ کی فکر دور ہو۔ وہ باتیں کرتے کرتے کافی دور نکل آئے تھے، ایک میدان میں تھے جس میں کہیں کہیں بڑے درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک درخت کے نیچے انہوں نے ایک بوڑھی عورت اور اس کے شوہر کو دیکھا۔ شہریار اور سلیم کو آتا دیکھ کر بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا اور انہیں روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ بوڑھے شخص، تیرا دماغ خراب ہے جو ہمارا راستہ روک رہا ہے، سلیم نے نہایت ہی غصے سے کہا اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک کر ایک ہاتھ سے دھکا دے کر بوڑھے کو ایک طرف ہٹا دیا اور گھوڑا بھاگتا ہوا آگے نکل گیا۔ بیچارہ زمین پر گر پڑا۔ اسے گرتا دیکھ کر اس کی بیوی چیخ چیخ کر دعائیں دینے لگی اور اسے زمین سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر شہریار جلدی سے گھوڑے سے نیچے اتر آیا، بوڑھے کو زمین سے اٹھایا اور بولا، محترم بزرگ، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ بوڑھا کراتا ہوا کھڑا ہو گیا، برا ہو اس بدبخت کا، مجھے پہلے پتا ہوتا کہ وہ ایسا ہے تو میں کبھی اسے اپنی مدد کے لیے نہیں روکتا۔ اسے چھوڑیے، مجھے بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شہریار نے نہایت نرمی سے کہا، بیٹا ہم صبح سے گھر جانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر سے آ رہا ہوں۔ ہمارا گاؤں یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ہے، ہم بوڑھے ہیں، چل چل کر بری طرح تھک چکے ہیں، بھوک سے برا حال ہے، گھر پہنچے تو کھانا کھائیں اور آرام کریں۔ تمہارے پاس گھوڑا موجود ہے، تمہاری مہربانی ہوگی اگر ہمیں گاؤں تک پہنچا دو۔ بوڑھے کی بات سن کر شہریار نے اپنا کھانا نکال کر ان دونوں کو دیا۔ یہ کھانا اس کی ماں نے اس کے ساتھ کر دیا تھا تاکہ سفر کے دوران اسے بھوک لگے تو اسے کھا لے۔ جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو شہریار نے دونوں کو گھوڑے پر سوار کرایا اور خود گھوڑے کی باگ پکڑ کر تیز تیز قدموں سے ان کے گاؤں کی سمت روانہ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی اسے دعائیں دے رہے تھے۔ شام ہوتے ہوتے ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ اسی گاؤں میں ان بوڑھے میاں بیوی کا گھر تھا۔ گھر پہنچ کر بوڑھے اور اس کی بیوی نے بڑے اصرار سے شہریار کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اگلے روز تک ان کے گھر میں ہی ٹھہرے، کیونکہ رات سر پر تھی اور رات کو سفر یوں بھی مناسب نہیں ہوتا۔ شہریار نے اس کی بات مان لی۔ اب نوجوان تم بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں شہریار نے اسے پوری کہانی سنا دی اور بتایا کہ وہ بولنے والے پرندے کی تلاش میں پرستان جا رہا ہے تاکہ اسے لے جا کر شہزادی گل صنوبر کے حوالے کر دے۔ اس کی بات سن کر بوڑھا سوچ میں پڑ گیا
कुछ देर बाद उसने कहा, परिस्तान में ऐसे नायाब परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं, मगर उन्हें वहां जाकर तलाश करना पड़ेगा। परिस्तान जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर खतरात बहुत हैं और उसका रास्ता भी बहुत तवील है। दूसरा रास्ता करीब का रास्ता है। अगर घोड़ा तेज रफ्तार हो तो 1 घंटे में वहां पहुंच सकता है। उस रास्ते पर कोई खतरा भी नहीं है। अगले रोज शहरयार सुबह सवेरे बेदार हो गया। बूढ़े ने उसे परिस्तान का रास्ता अच्छी तरह समझा दिया था। वो रवाना होने लगा तो बूढ़े शख्स ने अपने घर के पिछले हिस्से में लगे दरख्तों से बहुत सारे अमरूद तोड़कर एक थैले में रखकर उसे दिए और बोला, परिस्तान के परिंदे अमरूद के बहुत शौकीन होते हैं। ये फल परिस्तान में नहीं होता, इसीलिए उनकी तलाश में वो इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। तुम ये अमरूद अपने पास रखो। मुझे यकीन है कि उनकी खुशबू वहाँ के परिंदों को तुम्हारी तरफ मुतवज्जा कर देगी। हो सकता है उनमें कोई ऐसा परिंदा भी हो जो इंसानों की तरह बातें करता हो। शहरयार ने अमरूद लेकर उसका शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो गया। जिस रास्ते पर उसका घोड़ा दौड़ रहा था वो बहुत साफ सुथरा और हमवार था। एक लंबी पगडंडी थी जिसके दोनों तरफ में हरी हरी घास थी। कहीं कहीं फूलों के पौधे भी नजर आ जाते थे। उस रास्ते पर सफर करते हुए वो बहुत जल्द परिस्तान पहुंच गया। परिस्तान में दाखिल हुआ तो चारों तरफ चहल पहल नजर आ रही थी। हसीनो जमील परियां खूबसूरत और रंग बिरंगे लिबास पहने इधर से उधर उड़ती फिर रही थी। परिजात बाजारों में घूम फिर रहे थे और मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में मसरूफ थे। शहरयार ने एक मैदान के चारों तरफ बहुत सारे परिजातों का जमगड्ढा देखा। वो करीब गया तो पता चला कि वहाँ 2 देवियों की कुश्ती हो रही है और ये सब उन देवियों की कुश्ती देखने के लिए जमा थे। उनका भी दिल चाहा कि देवियों की कुश्ती देखे, मगर उसने वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा और बोलते परिंदे की तलाश में चल पड़ा। उसकी नज़रें दरख्तों पर लगी हुई थी ताकि उसे परिंदे नजर आ जाएं। चलते चलते एक बाग में पहुंचा। वहां पर बहुत सारे छोटे बड़े निहायत ही खूबसूरत परिंदे फिजा में उड़ रहे थे। वो सब अपनी सुरीली आवाज़ों में चहचहा रहे थे, मगर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इंसानी ज़ुबानों में बातें कर रहा हो। शहरयार को मायूसी तो हुई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने घास पर बैठकर कुछ अमरूद की काशें अपने सामने एक कपड़ा बिछाकर रख दी। अमरूद की खुशबू से जितने भी परिंदे थे वो वहां आ गए और अपनी नन्ही नन्ही चोंचों से उन्हें खाने लगे। और भाई परिंदों क्या हाल है, उसने कहा, मगर किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। शहरयार समझ गया कि उन परिंदों में कोई ऐसा नहीं है जो इंसानों की तरह बोलता हो। अमरूद की काशें खत्म हो गई। वो सब खुशी से चहचहाते हुए उड़ गए। अचानक एक सुनहरे पैरों वाला परिंदा फिजा से उड़ता हुआ आया और शहरयार के सामने बैठकर बोला, अफसोस मुझे आने में देर हो गई है, सारे अमरूद तो ख़त्म हो गए हैं। शहरयार ने उस सुनहरी परिंदे को इंसानी ज़बान में बोलता देखकर खुशी से बाग बाग हो गया। उसने एक बड़ा सा पीला नरम और गिदरेला अमरूद निकाल कर उस परिंदे के सामने रख दिया और बड़े प्यार से बोला, प्यारे परिंदे, फिक्र ना करो, मेरे पास और भी अमरूद मौजूद हैं। ये सुनकर परिंदा फिदकता हुआ उसके पास आकर बैठ गया और मज़े से उसका दिया हुआ अमरूद खाने लगा। क्या तुम मेरे साथ इंसानों की दुनिया में चलना पसंद करोगे? आखिर शहरयार ने अपने मतलब की बात कह दी। क्यों नहीं, परिंदे ने जल्दी से कहा, मुझे वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ अमरूदों के बहुत से बाग हैं। मुझे अमरूद खाना बहुत पसंद है। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम मुझे पिंजरे में तो कैद नहीं करोगे। मुझे पिंजरे में बंद होकर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारी तलाश में बहुत से दूर सफ़र तय करके आया हूँ। हमारे बादशाह की बेटी तुम्हें याद करके
हलकान हो गई है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। मैं तुम्हें ले जाकर उसी शहजादी के हवाले कर दूंगा। वहां महल में तुम बहुत आराम से रहोगे। मैं उसे बता दूंगा कि वो तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करेगी। मैं कुछ रोज पहले शहजादी से मिल चुका हूँ। मैं शहर शहर घूमने फिरने निकला था। वो इत्तेफाक से महल के बाग में मेरी शहजादी से मुलाकात हो गई। वो एक बहुत अच्छी और खुश अखलाक लड़की है। मैं बखूबी उसके पास रहने के लिए तैयार हूँ। परिंदे ने कहा और उड़कर शहरयार के हाथ पर बैठ गया। शहरयार का मकसद पूरा हो गया था, लिहाजा वो वापसी के सफर पर रवाना हो गया। परिंदा काफी ऊंचाई पर उसके घोड़े के साथ साथ उड़ रहा था। अभी वो अपने मुल्क की हदूद में दाखिल ही हुआ था कि उसने सलीम को दूर से आते हुए देखा। उसकी हालत इंतहाई खराब थी। उसका जिस्म धूल मिट्टी से अटा हुआ था और कपड़े भी बहुत से बोसीदा हो गए थे। उसका घोड़ा भी निहायत कमजोर हो गया था। शहरयार समझ गया कि परिस्तान जाने के लिए सलीम ने उस खतरनाक रास्ते पर निकल गया होगा जिसके बारे में बूढ़े ने उसे बताया था। सलीम ने भी उसे देख लिया था। वो उसके करीब आया। दोनों एक दूसरे से मिले। शहरयार के पूछने पर सलीम ने बताया, मुझसे बड़ी गलती हो गई जो मैं इनाम की लालच में इस सफ़र पर निकल खड़ा हुआ। परिस्तान के रास्ते में बड़े खतरात थे। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। शहरयार ने उसे अपनी कहानी सुनाई और बताया कि उसने बूढ़े मियाँ बीवी को अपने घोड़े पर बिठाकर उनके गांव पहुंचा दिया था। बूढ़े ने खुश होकर उसकी मदद की, जिसकी वजह से वो बोलने वाला परिंदा हासिल करने में कामयाब हो गया। वो परिंदा तो तुम्हारे पास नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? सलीम ने बड़ी इश्तियाक से पूछा। शहरयार ने आसमान की तरफ देखते हुए ऊपर इशारा किया। सलीम ने देखा कि एक खूबसूरत सुनहरी परिंदा उनके सरों पर मंडला रहा है। उन्हें बातें करता देखकर परिंदे ने चिल्लाकर कहा, शहरयार जल्दी करो, ऐसा ना हो कि रात हो जाए। शहरयार ने सलीम को खुदा हाफिज कहा और अपने घोड़े को चलने का इशारा किया। सलीम ने उसे जाता देखकर बोला, अगर मैं इन मियाँ बीवी के साथ बुरा सलूक नहीं करता तो मुझे भी बोलता परिंदा मिल जाता। शहजादी के पास ऐसे दो परिंदे हो जाते। मैंने अपनी बदअखलाकी की वजह से इनाम हासिल करने का मौका ज़ाया कर दिया। मुझे अपने बुरे सलूक और गुरूर की सज़ा मिल गई है। ये कहकर वो भी चला गया। शहरयार महल पहुंचा तो सुनहरी परिंदे को देखकर शहजादी गुलसनोबर खुश हो गई। परिंदा भी बहुत जल्द उससे मानूस हो गया था। शहजादी जहां भी जाती वो उसके पीछे पीछे होता। शहरयार के कहने पर शहजादी गुलसनोबर ने वादा कर लिया था कि वो परिंदे को पिंजरे में नहीं रखेगी। शहजादी गुलसनोबर को देखकर बादशाह और मलका ने भी सुख का सांस लिया। बादशाह ने शहरयार की हिम्मत और बहादुरी की बहुत तारीफ की। रात हो गई थी, इसलिए बादशाह ने शहरयार को घर नहीं जाने दिया और उसे शाही मेहमान खाने में ठहरने का हुक्म दिया। अगले रोज हस्बे वादा बादशाह ने शहरयार को बहुत सारी अशरफियाँ इनाम में दी। शहरयार ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और अशरफियों का थैला अपने घोड़े पर रखकर महल से रुखसत होने लगा। शहजादी गुलसनोबर अपने सुनहरे परिंदे के साथ उसे खुदा हाफिज कहने आई। शहरयार महल से निकला तो उसका रुख अपने घर की जानिब नहीं था। वो बड़ी तेजी से अपना घोड़ा उस बूढ़े के गांव की जानिब जा रहा था, जिसकी मदद की वजह से वो बोलने वाला परिंदा हासिल करने में कामयाब हुआ था। वो उनके गांव में पहुंचा तो बेचारा बूढ़ा बीमार पड़ा था और उसकी बीवी उसकी देखभाल में लगी हुई थी। बीमारी की वजह से बूढ़ा अपने काम पर भी नहीं जा सका था। ऐसे में शहरयार की उस रोज की दी हुई रकम उनके बहुत काम आई थी। शहरयार को देखकर दोनों मियाँ बीवी खुश हो गए। शहरयार ने अपनी कामयाबी की खबर उन्हें सुनाई।
फिर उसने बादशाह के दिए हुए इनाम में से आधी अशरफियाँ बूढ़े के हवाले की और बोला, आधे इनाम के आप भी हकदार हैं। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मुझे वो परिंदा कभी नहीं मिलता। इतनी बहुत सी अशरफियाँ पाकर वो दोनों खुश हो गए और शहरयार को दुआएं देने लगे। उसके बाद शहरयार अपने घर आया। उसने पूरी कहानी अपने माँ बाप को सुनाई और बादशाह से मिला हुआ आधा इनाम उनके हवाले किया। उसके माँ बाप तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो इस बात पर भी बहुत खुश थे कि उनके बेटे ने अपने मोहसिन को फरामोश नहीं किया था और इनाम का आधा हिस्सा उसे भी दिया था। इनाम में मिली हुई अशरफियों से शहरयार ने अपना कारोबार कर लिया। उसके बाप ने भी जंगल से लकड़ियां काटकर फरोख्त करना छोड़ दी और कारोबार में अपने बेटे का हाथ बटाने लगा। थोड़े ही दिनों में उनका कारोबार खूब चमक उठा। यूं एक लकड़हारे का बेटा कमज़ोर इंसानों से मोहब्बत और उनकी मदद करने के सिले में अपने माँ बाप के साथ